नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज अड्डा में। मैं हूं नीरज बाजपेयी और कोरोना के इस संकट की घड़ी में सरकार का हाथ हमेशा गरीबों के साथ रहा है। बहुत सारी योजनाएं की गई हैं और आज प्रधानमंत्री जी ने फिर से ऐलान किया कि जितने व्यक्तियों को, गरीबों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा था उसकी अवधि 5 महीने और बढ़ा दी गई है। यानी नवंबर अंत तक 80 करोड़ गरीबों को 5 किलो अनाज मिलता रहेगा और ये उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग माइग्रेट हुए हैं, बहुत सारे लेबर्स माइग्रेट हुए हैं, अपने घरों में हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है और इस पे सरकार का काफ़ी पैसा खर्च होगा। इन 5 महीनों में ही अगर आप करीब करीब देखें तो 80,000 करोड़ रुपए इसमें खर्च हो जाएंगे, 90,000 करोड़ रुपए खर्च हो जाएंगे। तो आज इस पे बातचीत करेंगे कि ये जो पूरी तस्वीर है इसको कैसे देखना चाहिए, कोरोना से निपटने के जो उपाय सरकार कर रही है उसको हम कैसे असेस करें और इस लड़ाई में कहां तक हम पहुंचे हैं और उसका क्या परिणाम संभावित हो सकता है। लेकिन बहस में शुरू करूं, परिचय कराऊं आपका मेहमानों से, उससे पहले मैं सुनता हूं प्रधानमंत्री जी ने किस तरीके से क्या ऐलान किया। एग्जैक्टली आपको सुनवाते हैं, उसके बाद बातचीत शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार अब दिवाली और छठ पूजा तक, यानी नवंबर महीने के आखिर तक कर दिया जाएगा। यानी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने वाली ये योजना अब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में भी लागू रहेगी। सरकार द्वारा इन 5 महीनों के लिए 80 करोड़ से ज्यादा गरीब भाई बहनों को हर महीने परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल मुफ्त मुहैया कराया जाएगा और साथ ही प्रत्येक परिवार को हर महीने 1 किलो चना भी मुफ्त दिया जाएगा। साथियों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के इस विस्तार में 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होंगे। व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार में लापरवाही जरा बढ़ती ही चली जा रही है। पहले हम मास्क को लेकर, 2 गज की दूरी को लेकर 20 सेकंड तक दिन में कई बार हाथ धोने को लेकर बहुत सतर्क थे। लेकिन आज जब हमें ज्यादा सतर्कता की जरूरत है तो लापरवाही बढ़ना बहुत ही चिंता का कारण है। तो आपने देखा कि किस तरीके से न सिर्फ राशन की बात की, उन्होंने कोरोना से कैसे निपटें, उस दौरान आपका बिहेवियर क्या हो, सोशल डिस्टेंसिंग का क्या मायने है, मास्क लगाने के क्या मायने हैं, इन सब के बारे में भी उन्होंने सचेत किया। देखिए, इस बात का महत्व तो इस बात से भी बहुत हो जाता है कि जो सरकारी प्रयास हैं, जो किए जा रहे हैं, उनको अगर आप ठीक से उनका पालन करेंगे तो हम इस बीमारी से लड़ने में जल्द सफल होंगे। आपका परिचय करा दें हमारे मेहमानों से जो हमारे साथ हैं इस समय। सैयद जफर इस्लाम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और अभय दुबे जी हैं कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। ये साथ ही आलोक मेहता जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, संपादक रह चुके हैं। इसके अलावा के यतीश राजावत जी हैं जो सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी के CEO हैं और साथ ही डॉक्टर कौशल मिश्रा हैं जो नाइट क्लिनिक के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सैयद जफर इस्लाम, जो प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया कि 5 किलो राशन परिवार के प्रत्येक सदस्य को 1 किलो चना नवंबर अंत तक, मान लीजिए 30 नवंबर तक मिलता रहेगा, तो क्या इसका इंटरप्रिटेशन हम ये करें कि हम मान के चल रहे हैं कि ये कोरोना वाला जो दिक्कत है वो थोड़ी लंबी खिंचेगी? एक सवाल ये है। दूसरा ये है कि
उससे जो लड़ने के बहुत सारे हम प्रयास कर रहे हैं, जो वैक्सीन की बातें चल रही हैं, उसमें अभी वक्त लगेगा। मैं इसलिए से कह रहा हूँ ये सवाल क्योंकि बहुत लंबा समय मोदी जी ने दे दिया, नवंबर तक, मतलब अभी एक लंबा खिंचेगा अनलॉक के बावजूद। देखिए नीरज जी, मोदी जी का जो मंशा है, जो सोच है, वो ये है कि गरीबों को कभी भी किसी कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। इसलिए अभी ऐसे समय पे जब लॉकडाउन हुआ, अनलॉक होने के बाद जाहिर है काम धंधा सब शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा इकोनॉमी एक्टिविटीज में और तेजी आएगी, ये भी कहा उन्होंने उसी स्पीच में। लेकिन साथ साथ ये जो इतने सारे त्यौहार आ रहे हैं, इतने सारे पर्व आ रहे हैं, सभी समुदाय के अलग अलग पर्व है, हर स्टेट में अलग अलग लोगों के तरह से पर्व बनाए जाते हैं। तो ऐसे में लोगों की चिंता भी बढ़ती है, खर्च भी बढ़ता है। तो जाहिर है उस चिंता को ध्यान रखते हुए, उस खर्च की चिंता को ध्यान रखते हुए प्रधानमंत्री ने स्वयं ऐसा फैसला लिया है जिससे 5 महीने तक के लिए उनकी चिंता, ये राशन पानी की चिंता खत्म हो जाए, ताकि वो उनका सेलिब्रेशन भी सही हो। हाँ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज फिर से जो तेजी से बढ़ रही है उसमें और इजाफा होगा, कमी नहीं होगी। जहां तक इसके दवाइयों के वैक्सीन की बात है, वो वैक्सीन का उस पर काम चल रहा है। जब सही समय पे सारे अप्रूवल्स के बाद अगर वो होगा तो आएगा। उस पर कितना समय लगेगा, लेकिन सबके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से 6-8 महीना तो लगेगा ही उसमें। लेकिन एक और बात आपको कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री ने जो आज कहा है, उन्होंने पहले ही 1 लाख, पौने 2 लाख करोड़ का जो है पैकेज अनाउंस किया था। उन्होंने बताया कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से कितने कितने पैसे ऑलरेडी अकाउंट में जा चुके हैं। 3 महीने का फ्री राशन दिया था, जो कि अपने आप में 81 करोड़ लोगों को 3 महीने का फ्री राशन देना अपने आप में एक मिसाल था। फिर भी उन्होंने 5 महीने तक और एक्सटेंड किया है। लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने कई चीजों के बारे में, चूंकि स्पीच छोटी थी, कई चीजों के बारे में उन्होंने जिक्र नहीं किया, जिसकी वजह से आज हम लोगों को मौका आपके सामने उसको कह देने का कि उन्होंने इस स्कीम के अलावा बहुत सारी चीजें प्रधानमंत्री ने की है। जैसे आपको मैं बताऊं कि किसानों के अकाउंट में जो है पैसा 2000 डाला है। जैसे आप बताओ महिलाओं के अकाउंट में जो है 1500 रुपये डाला है। जैसे 20 करोड़ महिलाओं के अकाउंट में, जैसे आपको जो एक्सग्रेशिया जो है वो विडो के या पेंशनर से या ओल्ड एज पीपल को, उनके अकाउंट में 3.5 करोड़ लोगों के इस अकाउंट में जो है 1000 डाला है। उसके साथ साथ फ्री जो है गैस जो है रिफिल किया है, जिसमें 13,500 करोड़ का खर्चा है। उसके अलावा जो है किसानों के लिए जो पंप है, 20 लाख किसानों को फ्री पंप कनेक्शन दिया है। ऐसी बहुत सारे, चाहे आप और भी मनरेगा में 40,000 करोड़ एडिशनल दिया है ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो। तो ऐसी बहुत सारे चीजें की है जिससे और ये भी बताना चाहूंगा कि आपको कि पूरा ओवरऑल एलोकेशन जो है 1,10,000 करोड़ जो पिछले यूपीए के 5 साल में रहा था रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उसको इस बार 5 साल में उन्होंने बढ़ा के 2,64,000 करोड़ किया और बढ़ते ही जा रहा है। तो मेरा ये कहना है कि चाहे गरीब परिवार से कोई भी हो, छोटे मध्यम परिवार से हो, सबके लिए चिंता की। एमएसएमई में अगर 3 लाख करोड़ का दिया है, वो उन्होंने गारंटी, तो जाहिर है उसमें लोगों की नौकरियां जो है वो, उसमें नौकरी एमएसएमई में जाहिर मिडिल क्लास के लोग करते हैं। टैक्स की राहत बहुत बड़ी दी है इससे 5 साल से। और साथ साथ जफर भाई मजबूत करना चाहते हैं गरीब की चिंता जो है वो, उसको उनकी अपनी चिंता समझ के जी उन्होंने इस तरह जफर इस्लाम जी, और सरकार उनके साथ खड़ी है। जी जफर इस्लाम जी, मिडिल क्लास को भी कुछ मिलेगा क्या? मिला ना, देखिए क्या मिला? आपको बताता हूँ ना आपको। अभी आपने अच्छा सवाल किया। मैं बता रहा हूँ कि देखिए, अगर आप चूंकि बिजनेस चैनल है, आप कैलकुलेट कीजिएगा और उसके बाद देखिएगा कि पिछले एक 20 लाख का पैकेज का मैं लेता हूँ कि 20 लाख का पैकेज जो मिडिल क्लास के लोग आते हैं उसमें जो जनरली जो एम्प्लॉयमेंट डेटा के हिसाब से, उसमें जो इतने सारे एग्जेम्पशन दिए पिछले 5 साल में, जो राहत दी छूट की, इफेक्टिव रेट जो है वो घट के 12% के आसपास हो गया। कौन सी सर, थोड़ा एक्सप्लेन करिए ना, कौन सी छूट राहत दी, एक्सप्लेन करिए प्लीज। आप पिछले 5 साल के हर साल का आपको पूरा आपको चार्ट भेज दूंगा। अगली बार में चार्ट दिखा दीजिएगा कि हर कैलकुलेशन का चार्ट दिखा दीजिएगा। मेरे शीट में लिखा है, लेकिन इस वक्त मेरी शीट इस वक्त नहीं गाड़ी में। सर पेट्रोल डीजल इतना बढ़ा के आप लोग जेब काट रहे हैं। पूरी बात सुन लीजिए। एमएसएमई में जो है वो मिडिल क्लास काम करते हैं। आयुष्मान भारत के लिए जो आपने जो इतने सारे पैसे खर्च किए, उसमें जो और करते जा रहे हैं उसका बेनिफिशियरी मिडिल क्लास है। तो आप ऐसा ठीक है नहीं कह सकते कि मिडिल क्लास नहीं, कि मिडिल क्लास के लिए मिडिल क्लास बनता जा रहा है। इस सरकार के अंदर में बड़ा मिडिल क्लास बनता जा रहा है, ये हकीकत है। तो बड़ी आकांक्षाएं भी होंगी ना आप सर। मैं तो सिर्फ ये चाह रहा था कि पेट्रोल डीजल ही सस्ता कर देते थोड़ा बहुत। नहीं, वो भी देखिए, पेट्रोल डीजल की जहां तक बात है, मैं कहना चाहूंगा कि ये टेम्पोररी है।
इसलिए, और ये भी बिल्कुल मैं झिझकूंगा नहीं, हकीकत आपके सामने रखूंगा कि देखिए जब सेकंड राउंड में जफर भाई अभी इसको अभी पेट्रोल डीजल रोकिए, अभी इसको दोबारा होंगे तो इसको करिएगा जी। क्लैरिफाई कर दे रहा हूँ कि चूंकि सरकारी खजाना गरीबों के लिए आज भी खोला है, 90,000 करोड़ आपने खुद बताया, तो जाहिर है खजाना खोलने के और उसके लिए आमदनी जो रेवेन्यू का जरिया जो है बहुत लिमिटेड है। स्टेट भी बढ़ा रही है और ये, लेकिन ये टेम्पररी है, जाहिर है एक बियॉन्ड द पॉइंट नहीं जा सकता, लेकिन हम इसको नीचे भी लाने का काम करेंगे, बाकी रेवेन्यू जब शुरू हो जाएगा। अब बियॉन्ड द पॉइंट का 100 रुपए तो आप लोग करके ही रखेंगे, 80 तो मतलब पिछले 2-3 सालों का एवरेज 80 से नीचे नहीं आता सर, वो जैसे नीचे आता हम 80 कर देते हैं उसको, मतलब मान के चलिए पेट्रोल डीजल 80 रुपए लीटर चलेगा। गरीबों के घर पे आप छत नहीं चाहते हैं क्या? अरे सर गरीब किसान भी है ना, वो अपने डीजल सेट से सिंचाई भी करता है, मजदूर भी है, ट्रक में भी चलाता है, वो चिंता हम कर रहे हैं, तो गरीब वो भी तो है सर किसानों के। चलिए इसको भी थोड़ा 1 मिनट रोकते हैं, मूल मुद्दे पे आते हैं, इस पर भी बातचीत करेंगे। भी कल हमने 1 घंटा इसी पे माथापच्ची किया था। अभय दुबे जी, प्रधानमंत्री जी ने आज जो ऐलान किया उसमें बहुत सारी बातें रखी उन्होंने, लेकिन जो मुख्य बात जो आज की हाईलाइट है कि नवंबर अंत तक सारे मजदूरों को 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन, घर के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या चावल या और 1 किलो दाल उसके साथ मिलेगी, यानी जो आगे आने वाली दिक्कत हो सकती है उसकी व्यवस्था की है। फिर बताया कि किसान जो 9 करोड़ उनके अकाउंट में 18,000 करोड़ रुपए हमने डाले और केवल इस राशन के बंटवारे में ही 90,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे और पिछले 3 महीने और जोड़ लीजिए तो 1.5 लाख करोड़ खर्च कर रहे हैं। इतना सब कर तो रहे हैं प्रधानमंत्री जी गरीबों के लिए, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री जी की स्पीच खत्म हुई, एक शेर सुनाता हूं आपको। तो इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिला कैसे लुटा, मुझे रहजनों से गिला तो है पर तेरी रहबरी का सवाल है। ये क्या है? राहुल जी का ट्वीट आ गया तुरंत, क्योंकि देश पूरा अपेक्षा कर रहा था कि प्रधानमंत्री जी कुछ न कुछ चाइना पर समाधान हमको देंगे। चीन की सेना भारत की मातृभूमि पर कब्जा करके 4 स्थान पर बैठी है प्रधानमंत्री जी। आपने मन की बात में भी हर चीज में चाइना क्यों आ जाता भाई? आज का विषय ये है अभय जी। हाँ, आप सुनिए ना, इसी विषय पर मैं आता हूँ, आज के विषय पर। आपने चूंकि राहुल जी का प्रश्न, हाँ, तो राहुल जी ने ये जो ट्वीट लिखा, मैंने उस पर पूछा कि ये क्या हर चीज में ट्वीट कर देते हैं वो? अब सुनिए ना, क्यों नहीं करेंगे? क्या दिया है आज देखने में हमको लगता है बहुत बड़ी बड़ी बातें कि 80 करोड़ लोगों को हमने 3 महीने 4 महीने के लिए राशन मुक्त कर दिया। 2013 का आप खाद्य सुरक्षा का कानून पढ़ लीजिए, कांग्रेस की सरकार का। 67% पॉपुलेशन, 2011 की 121 करोड़ की जनसंख्या पर 80 करोड़ 95 लाख लोगों के लिए हमने 3 रुपए किलो, गौर से सुनिएगा, 3 रुपए किलो चावल और 2 रुपए किलो गेहूं का प्रावधान किया था। आज प्रधानमंत्री जी ने क्या रियायत दी जानते हैं? एक व्यक्ति को 15 रुपए प्रति महीना चावल पर और 10 रुपए प्रति महीना गेहूं पर, 25 रुपए एक व्यक्ति को देकर इतना बड़ा महिमा मंडन किया जा रहा है। और कब? जब 2019-20 में 1,84,000 करोड़ रुपए आपका पीडीएस का बजट था प्रधानमंत्री जी, उसको इस बार आपने 20-21 में कम करके 1,16,000 करोड़ रुपए कर दिया। पूरा हिंदुस्तान जानता है। हम कह कर थक गए कि रिवाइज कीजिए। आज पॉपुलेशन 1,36 लाख है। आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप 67% पॉपुलेशन का कैलकुलेशन करते हैं तो 10 करोड़ लोगों को और ऐड करना चाहिए। मैं हतप्रभ हूं, ये कहते हैं 20 करोड़ खातों में हमने 31,000 करोड़, 500 रुपए महीना दे रहे हैं। आप मुद्रा को देख लीजिए, बोले हमने छोटे कारोबारियों को बहुत बड़ी राहत दी, मुद्रा के खाते में 500 रुपए। अरे कि शर्मनाक बात है साहब। ऐसी मुसीबत के समय जब आपने अतिरिक्त 1,60,000 करोड़ रुपए पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर टैक्स लगाकर अर्जित किया, और आपने बहुत अच्छी बात की। मैंने कल भी कहा था कि 1400 रुपए प्रति एकड़ किसान को एक्स्ट्रा इस खरीफ की सीजन में इनपुट कॉस्ट पड़ गई है। प्रधानमंत्री जी, आपका कंट्रीब्यूशन क्या है? कुछ समझ तो आए। जब हम कह रहे हैं कि आप 3,34,000 करोड़ रुपए पर एनम पेट्रोलियम प्रोडक्ट से इकट्ठा करते हैं, आपने शासकीय कर्मचारियों के, सैनिकों के महंगाई भत्ते में कमी करके 68,000 करोड़ रुपए इकट्ठा किए, तो ये आप दीजिए ना देश की जनता को वापिस।
एक सिर्फ ध्यान डाइवर्सिफाई करने के लिए टेलीविजन पर भारतीय जनता पार्टी के लोग आते हैं और कहते हैं देखिए साहब इतना बड़ा योगदान प्रधानमंत्री जी का हो गया। मैं चुनौती देता हूं, आकर बहस कीजिए। जफर इस्लाम जी बोल रहे हैं ना 20 लाख करोड़ रुपए का, तो जो आपका लिक्विडिटी इंजेक्शन है या लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन है, वो तो बैंक ने इस कोविड के पहले 8 लाख करोड़ रुपए आरबीआई में जमा कराए। जवाब ले लेते हैं ना जफर इस्लाम से, जवाब जी जफर इस्लाम जी जवाब दीजिए। जवाब देखिए जरा इनको खबर भी नहीं है इस चीज के बारे में बात करते हैं। लॉन्ग टर्म रेपो रेट इन्होंने कहा अभी कि पहले बैंक के पास बताइए पहले बताइए। अरे सुनिए, आ रहा हूँ सबका, आपको वहां तक ले जाऊंगा। सुन लीजिए, अरे सुनिए, आपके पास जवाब नहीं तो सुन लीजिए ना। सवाल किया फिर बीच में क्या बार बार टीका टिप्पणी कर रहे हैं। सुन लीजिए, मैं कह रहा हूं कि आपने शुरुआत की गलत बयानी से, इसलिए आपको बता रहा हूं कि आपको पता है कि बैंकों में आपके समय जिस तरह से सिफारिश जाती थी अब नहीं जाती है। बैंक में जो है प्रॉपर तरीके से सुन लीजिए, और लॉन्ग देखिए बीच में मत बोलिए, नहीं तो आपका कोई जवाब नहीं मिलेगा। लॉन्ग टर्म रिपो के अंडर में किसको फंडिंग मिली आपको पता है? वैसी कंपनियों को जो कंपनियों को पैसा बैंक नहीं दे रही थी, उस तरह की कंपनियों को अप टू इन्वेस्टमेंट ग्रेड BBB तक के कंपनियों को मिला है पैसा। 4 लाख करोड़ रुपए का प्रोविजन बता रहे हैं, किसको और ये कौन ले रहा है लोन, बताइए ना। अरे आपको लोन के हर बैंक का और फिक्की ने उन्होंने कहा इंटरेस्ट फ्री लोन दीजिए 1 साल के लिए कम से कम, तो वो 4 लाख करोड़ रुपए पे 832,000 करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूशन होता है। आपने एक मिनट सुन लीजिए, आपने तो देश की जो इकोनॉमी को भट्टा बैठाकर हमें आप नसीहत दे रहे हैं, जो आपने खुद नहीं किया। आपने देश से पैसा निकलवाया, आपने गलत तरीके। अरे दुबे जी जवाब सुन लीजिए, नहीं तो फिर ऐसे किसी को उसको समझ में नहीं आ रहा। दुबे जी एक मिनट सुन लीजिए, उनका जवाब सुन लीजिए। मैं इनको बताता हूँ कि अगर इनको संक्षेप में रखिए तो जरा सुन लीजिए। इनको हिम्मत है तो इस तरह से भागे नहीं। सुन ले, 2008 से 2012 का बैंकों की बैलेंस शीट निकाल के देखिए, चुप रहिए। सुनने का अगर है क्षमता तो सुनिए, नहीं तो बकर मत कीजिए। यहाँ पर 2008 से जाके तमीज से बात कीजिए, आप जो तमीज से आप बात कीजिए, बीच में टिकट कर रहे हैं। अपने आप को बहुत ज्ञानी समझ। अरे भाई पर्सनल नहीं लीजिए, इसका निजी टिप्पणी मत करिए एक दूसरे के खिलाफ। बीच में हर बात पे टोक रहे थे आप। टोकने से कोई बहुत ज्यादा ज्ञानी नहीं बन रहे हैं। सुन लीजिए पहले जो आपको बता रहे हैं 2000 ना। अरे सुनिए ना, अरे भाई एक एक करके बोल लीजिए ना। आप वो जवाब दे ले, उसके बाद भाई आपके पास आता हूं मैं। इसको बीच में इसको अच्छा एक मिनट दोनों लोग मुझे सुनिए, मैं कह रहा हूँ एक बार उनका जवाब हो जाए। भाई जी मैं आपके पास दोबारा हूँ, आप पॉइंट नोट कर लीजिए, मुझे ये क्वेश्चन करना है। का जवाब दे रहा हूँ। हाँ जल्दी से, संक्षेप में, काफी समय व्यर्थ हो चुका, जल्दी से जवाब दीजिए। हाँ ये हमसे सवाल करें, 2008 से 2012 के बीच में जो लोन दिया गया है, जो 1947 से जो 2008 तक जो बैलेंस शीट थी उसका 3 टाइम्स बढ़ा दिया। बैलेंस शीट 18 लाख करोड़ से 52 लाख करोड़ कर दिया। और उसके लिए आप बताइए कि कौन जिम्मेदार है? इसलिए कि 68% मैं रिपोर्ट बोलता हूँ, डेट कर करके रिपोर्ट आई, जाके पढ़ो और उसके बाद यहाँ के ज्ञान देना कि उसमें दिखाया कि जितनी कंपनियां हो उसमें 68% ऐसी कंपनियों को लोन दिया गया इनके यूपीए की। अच्छा मूल मुद्दे से आप लोग भटक रहे हैं। तो नहीं तो ये बात कर रहे हैं बैंकों की बात है, तो उसमें आप नहीं देखिए उस लोन पे हम चर्चा आज नहीं कर रहे हैं। अगर डिस्काउंटिंग रेट से डिस्काउंट कीजिए, एबिटा नेगेटिव है, मतलब डे 1 से वो सब आपने चोरी की पैसा, एनपीए करवाया और उसके बाद हमने बैंकों को मजबूत किया। नहीं देता हूं पैसा लोगों को जो कि आप जैसे लोगों की सिफारिश से पैसा लेते थे। आज बैंक मजबूत हालत में। अरे आपके हजारों टाइम सुनिए, इधर उधर की ना बात। अगर आप पे हिम्मत है तो आप ये राहुल गांधी के जैसा यहाँ नाटक मत कीजिए। मैं जवाब दे रहा हूँ, तो हिम्मत है तो बात करो। नाटक हिम्मत है तो मैं सवाल कर रहा हूँ, बात करो। तो शीर्षस्थ स्थान पर बैठा है। आज हमने गरीबों के हाथ थामा, जिसको हमने जिंदगी भर कहा। अच्छा भाई दोनों लोग शांत हो जाइए। आप लोग बहुत ज्यादा पर्सनल एक दूसरे को रहे। नहीं रुकिए, थोड़ा शांत हो जाइए। बिजली पानी सड़क का नारा दिया। अबे जी जफर जी आप दोनों लोग थोड़ा शांत हो जाइए। मैं आलोक जी के पास जाता हूँ, आप लोग थोड़ा शांत हो जाइए, थोड़ा शांत हो जाइए। आलोक जी से पूछ लो तो तब तक आप लोग थोड़ा शांत हो जाएंगे। नहीं तो बस सुनने की। आलोक जी अब मूल विषय पे वापस देखिए, जो आज प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया कि बहुत सारे जो
एक बड़ा वर्ग है जो प्रॉब्लम में। देखिए, ये एक बहुत बड़ी रिपोर्ट अभी 1-2 दिन में छपी है, मैं उस एजेंसी का नाम नहीं ले रहा हूँ जानबूझ के ही, आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है बहुत सारे माइग्रेंट लेबर वापस जाने के लिए अभी तैयार नहीं मानसिक स्थिति में। और दूसरा, बहुत फेस्टिवल्स हैं, बारिश का मौसम है, तो वहाँ धान रुपाई भी चल रही है। ऐसी परिस्थिति में ये प्रधानमंत्री जी ने किया 5 महीने तक और उनको फ्री राशन मिलता रहेगा, तो एक ये कदम है। और वो बता भी रहे कि हमने कितना पैसा खर्च किया है। अब मुझे एक सवाल ये नहीं आता, जब कोई ये कहता है कि और दीजिए 7,000 रुपये पर मंथ दीजिए, ये दीजिए वो दीजिए, तो ऐसा है क्या कि आलोक जी, आप, मुझे जानकारी नहीं है, आपकी जानकारी मुझे बताइएगा कि केंद्र के पास कोई बहुत बड़ा खजाना रखा और वो दे नहीं रहे हैं? नीरज जी, देखिए, ये बैंकिंग का मामला लाखों करोड़ों का, वैसे आपका बिजनेस चैनल है, इसलिए स्वाभाविक है वो दोनों हमारे जो मित्र हैं वो ज़्यादा एक्सपर्ट है। हम तो प्रैक्टिकल बात आपसे, जी बिल्कुल प्रैक्टिकल करिए। ऐसे छोटे कस्बे गांव से आए हैं, है ना, तो जो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, ज़्यादा मिलना अपेक्षा तो है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि पेट्रोलियम के लिए हमको, क्योंकि मिडिल क्लास के लोग हैं वो उससे प्रभावित होते हैं, कहाँ न कहाँ जाना है। लेकिन शायद आप तो मुझसे ज़्यादा आपके पास आंकड़े होंगे कि सरकारी जो खर्चे हैं पेट्रोल डीजल पर, वो हमारे आपके जो मिडिल क्लास है जितना कंजम्पशन है उससे ज़्यादा उनका होता है, जो मेरी जानकारी है। सही है, लिखता पढ़ता रहा हूँ उस हिसाब से। तो मुझे लगता है कि क्या उसकी कटौती के लिए कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी, जो कम्युनिस्ट पार्टी भी सरकार हुए हैं जहाँ, उन लोग क्यों नहीं उस पर कह ले। और जहाँ तक भंडार का सवाल है, मैं कहूँगा पूरी विनम्रता के साथ अभय जी को भी, देखिए, पैसा लेने वो भी जानते होंगे कि यदि आप अभी, हम मतलब आपके अपने परिवार का कोई सदस्य जाए, आप और जाएं, कोई कहता है पैसा दे दीजिए, वो पैसा लेकर पता नहीं क्या खा लेगा, क्या पी लेगा, बीवी को देगा, बच्चे को देगा, कई बार बच्चे को सामने रखकर लोग पैसा ले लेते हैं। इससे बेहतर है अनाज। नीरज जी, मैं 2 लाइन कहूँगा, शायद आप तो पता यंग है बहुत, वो अमेरिकन जब लाल गेहूं का आता था तो राशन की दुकान पे मैं भी खड़ा होकर के अनाज लेने जाता था, इसलिए मैं जानता हूँ वो दर्द कितना है। मैंने, ठीक है, मुफ्त में तब नहीं मिलता था। और ये ठीक है कि कांग्रेस सरकार ने मान लो 3 रुपये में, जैसा अभी अभय जी कह रहे थे, बहुत है, बल्कि जयललिता ने 1 रुपये वाला भी कहीं कर दिया था। तमिलनाडु तो हमसे आगे है। ममता जी ने आज कह दिया है कि वो 2021 तक देंगी, तो उस सब का हम तो स्वागत करेंगे, और मेरा ख्याल है अभय जी भी स्वागत करेंगे। ममता दीदी यदि देती है, और मोदी जी से भी आग्रह करेंगे कि हो सकता है अगले साल भी बढ़ा दे। लेकिन देखिए, जिसको अनाज की कीमत वो 15 रुपये है या 50 रुपया है, हाँ, एक बात सुनिश्चित मेरा निवेदन है, दोनों हमारे गंभीर प्रवक्ता है साहब ने, पर्सनल बात अलग छोड़ दीजिए, अपनी पार्टियों से कहें कि वो सही राशन, चूंकि सरकार तो मोदी जी की हर जगह नहीं है, केंद्र सरकार नहीं है, मतलब दिल्ली केंद्र शासित प्रदेशों में थोड़ी बहुत निगरानी कर लें, वरना तो वो भी नहीं संभव है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, वहां से ठीक से बटे। मोदी जी ने जो 5 किलो कहा वो लोगों को मिल सके, ये सुनिश्चित करने के, लड़ने के बजाय कि लड़ते रहें कि मिलेगा, पैसा दे दो, ये दे दो। यदि कांग्रेस भी, पंजाब है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, कितने राज्यों में कांग्रेस भी है या नहीं भी है पावर में, मध्य प्रदेश में भी अभय जी यदि लोगों को कहेंगे कि भाई जाओ राशन लेना जरूरी है, तुमको क्यों नहीं मिल रहा है। दूसरा, हाँ, ये सही है कि राशन में जो मजदूर की आपने बात की, जो शहर में कहीं चला गया, उसके पास अभी तक उसका राशन कार्ड मान्य नहीं है, वो जल्दी से जल्दी प्रक्रिया होनी चाहिए, जो जहां है उसको मुफ्त में मिले, और वो भूखा नहीं रहेगा तो आपको लूटेगा नहीं, आपकी जेब नहीं काटेगा, आपका गला नहीं काटेगा, आपका मजदूरी करेगा, काम करेगा। और यदि युद्ध की जरूरत होगी तो वही सिपाही बन के जाता है बिहार का आदमी, वही यूपी का आदमी, राजस्थान का आदमी, तमिलनाडु का आदमी, जो पेट भरा होगा वो अपने बच्चे को भेजता है, भूखा आदमी नहीं भेजता है, वो कहता फिर यही काम कर। जी यतीश जी, आपकी टिप्पणी और आर्थिक स्थिति को देखते हुए। देखिए, प्रवक्ता जी जो कांग्रेस के और भाजपा के हैं, सरकार जो कर रही है वो एक वेलफेयर स्टेट के खाके में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मीट कर रही है। हम जानते हैं कि ये समय असाधारण है, ये पहले कभी नहीं हुआ, ना ही होपफुली आगे कभी होगा। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह का चैलेंज निचले तबके को आज से पहले कभी नहीं हुआ कि उसके पास ना सिर्फ काम नहीं है, उसके पास खाने के लिए भी अन्न नहीं है, उसके पास रोजगार भी नहीं है और रोजगार कमाने का जरिया नहीं है। तो इस तरीके में सिर्फ वेलफेयर स्टेट के रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, और इकोनॉमिक्स जो होता है कि मतलब बही खाता दोनों तरफ मैच करना चाहिए, डेफिसिट कम होना चाहिए, वो सब चीजें बाद में आती है। पहले आती है
लोगों की जिंदगी। तो इसमें एक तो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसको हम कहते हैं कि सरकार एक वेलफेयर स्टेट की तरह काम कर रही है। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, और वो हमने देखी है, वो सोसाइटी की है। वेलफेयर सोसाइटी को भी इस टाइम पे राइज करना पड़ता है कि ये लोग भूखे ना जाएं। जैसे आलोक जी कह रहे थे कि अगर ये लोग भूखे रहेंगे तो ना सिर्फ ये इनकी भूखमरी बढ़ेगी, बल्कि इसमें सोशल अनरेस्ट भी बढ़ेगा, और उस सोशल अनरेस्ट का मतलब लॉस पूरी सोसाइटी को बेयर करना पड़ेगा। क्योंकि वही आदमी अगर दंगा करने सड़क पे निकल आया तो हमारे शहर, हमारे घर कहाँ रहेंगे? तो प्रतिद्वंदी होने की जगह इस मुद्दे पे एक सामूहिक सोच होनी ज्यादा जरूरी है। एक वेलफेयर सोसाइटी की तरीके से सोचने की जरूरत ज्यादा है। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये कह सकते हैं कि पेट्रोल के भाव बढ़ गए, डीजल के भाव बढ़ गए। देखिए, गाड़ी में पेट्रोल डला या ना डला, ठीक है, आप घूमने नहीं जा सके या आप घर से बाहर नहीं जा सके। कितने लोग घर से बाहर जा रहे हैं और कितना जरूरी बाहर जाना है वर्सेस एक आदमी को भोजन देना। और प्राइम मिनिस्टर गरीब कल्याण योजना में सिर्फ भोजन देना नहीं है, प्राइम मिनिस्टर गरीब अन्न योजना है, उसमें रोजगार योजना भी है जी, जिसके तहत मनरेगा भी आता है, और उस पे भी ये पूरा 1,75,000 करोड़ सिर्फ अन्न में नहीं जा रहा है, ये रोजगार में भी जा रहा है। तो मेरे ख्याल से अब वो समय टल गया कि आप ये कह दें कि ये सरकार की जिम्मेदारी है और ये भाजपा सरकार की जिम्मेदारी है। और जैसे आलोक जी कह रहे थे कि भाजपा की सरकार हर प्रदेश में तो है नहीं, इसको इम्प्रूव करने के लिए और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ग्राउंड पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे हर आदमी को और हर सोसाइटी के लेवल को आदमी को जुड़ना पड़ेगा। डॉक्टर मिश्रा के पास में चलता हूं। कौशल जी, आप थोड़ा सा विषय आपके लिए अलग है। ये जो परिस्थिति इस समय कोरोना की दिख रही है ग्लोबली, अगर आप देखिए तो रोज बहुत केसेस बढ़ रहे हैं। मतलब यूएस में आप देखिए या इवन भारत में आप देखिए 15-20 हज़ार केस रोज हो रहे हैं। दिल्ली ने तो मुंबई को छोड़ दिया पीछे, एक शहर में इतने केसेस हो सकते हैं। तो उस परिस्थिति को देखिए, आप समझिए, आप तो डॉक्टर भी हैं, कि जिस तरीके से ये बढ़ रहा है उसकी एक तैयारी के तौर पे भी मैं देख रहा हूँ कि चिकित्सा की बड़ी व्यवस्था हो रही है। अभी दिल्ली में एक बहुत बड़ा अस्पताल बनाया गया जहाँ पे बहुत सारे मरीज जा सकते हैं, 10,000 की शायद कैपेसिटी है। ऐसी परिस्थिति जो यतीश जी कह रहे हैं ना, बड़ी मार्के की बात है कि देखिए, और जो आलोक जी ने कहा कि पैसे दे देना हाथ में नॉट गुड आइडिया, क्योंकि वो पैसा पता नहीं क्या करेगा। लेकिन आपने राशन दिया। और एक चीज़ यहाँ पे और कैलकुलेशन है मेरा, आप लोग बताइए, मुझसे ज़्यादा तजुर्बेकार हैं। 5 किलो अगर पर फैमिली मेंबर को मिल रहा है तो 6 आदमी की फैमिली 30 किलो राशन मिला और 5 किलो दाल मिली, तो ये कम है क्या? मतलब इतना कम है कि वो चलेगा ही नहीं क्या? रादर कि उसको पैसे दे देते और वो कहीं और उड़ा देता। कौशल खान जी। विपिन जी, मुझे जो आपने सवाल पूछा, मुझे हाँ, जो आपने सवाल पूछा कि ये क्या कम है, मुझे नहीं लगता कि ये कम है। क्योंकि गरीबी तो हर आदमी की ज़िंदगी का हिस्सा रही है, हमारी भी ज़िंदगी का हिस्सा रही है। तो जितना अनाज सरकार ने कहा है, अगर सच में गरीब के घर में पहुंचता है तो मुझे लगता है कि उसका काम चल जाएगा। अभी ये जो पक्ष विपक्ष में वाद विवाद आपस में चल रहा था, तो विपक्ष का तो काम ही है हर सल्यूशन में क्या प्रॉब्लम है वो निकालना। तो वो प्रॉब्लम निकालें, वो अच्छी बात है, इससे हमारी डेमोक्रेसी बेहतर चलेगी। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जो ये कहा कि नवंबर तक के लिए उन्होंने ये योजना एक्सटेंड की, इसका मतलब आप समझिए कि सरकारी तौर पे हम ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कोरोना नवंबर तक नहीं जा रहा है। इकोनॉमिक क्राइसिस, भूख की क्राइसिस अगर सरकार साथ नहीं देगी तो नवंबर तक जाएगी, और मुझे लगता है नवंबर के बाद भी ये बढ़ेगी। दूसरी चीज प्रधानमंत्री जी ने ये कही जो हमारे सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए कही है। उन्होंने कहा था कि किसी देश के प्रेसिडेंट के ऊपर भी चार्ज लगाया गया, कुछ पैसों का उनके ऊपर दंड लगाया गया क्योंकि उन्होंने मास्क नहीं लगाया था। तो ये हमारे देश की जो एजेंसियां हैं सरकारी, जो नॉर्मल पब्लिक को पनिश नहीं कर रही है, उनका मुझे ऐसा लगता है उन्होंने ये मैसेज देने की कोशिश की है हमारे देश की सरकारी जो पुलिस और सिस्टम को कि आप मतलब स्ट्रांगली लॉकडाउन को फॉलो कीजिए, जो डिसिप्लिन और जो नियम है उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। उन्होंने ये भी कहा चाहे नॉर्मल आदमी हो चाहे प्रधानमंत्री भी हो, अगर वो फॉलो नहीं कर रहा नियम तो सब नियम के नीचे आते हैं, ये चीज़ कही। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, उन्होंने चाइना के बारे में धीरे से एक छोटी सी बात कही कि लोकल के बारे में वोकल होइए।
अभी कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन ने जो बात कही कि मैं चाहता हूं कि कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन ने ये कहा कि जो चाइना ने जो कब्जा कर लिया, ये स्टेटमेंट इनको वापस लेना चाहिए। क्योंकि एज ए मतलब एक रिस्पॉन्सिबल विपक्ष की तरह इन्हें टीवी के चैनल पे बैठ करके इस तरह से देश के बारे में गलत बात नहीं करनी चाहिए। आप एक रिस्पॉन्सिबल विपक्ष हैं सर, आप अगर इस तरह से चैनल पे बैठ के इस तरह से बात करेंगे तो हमारे देश की जनता क्या करेगी? तो मुझे लगता है एज ए प्राइम मिनिस्टर जो उन्होंने कहा है वो सारी बात सही है। देश की जनता को थोड़ी ज्यादा उम्मीद थी कि वो चाइना के बारे में बोले, लेकिन ये एक इंटरनेशनल क्राइसिस है, इसके बारे में एज प्रधानमंत्री जितना बोल सकते थे उन्होंने बोला है। पर मुझे बहुत दुख हुआ कि कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन ने ये बोला कि चाइना की दो ने कुछ कब्जा कर लिया। ये गलत स्टेटमेंट है, इसका कोई रिस्पॉन्सिबल आंसर नहीं हो सकता। आपने बहुत इररिस्पॉन्सिबल बिहेव किया है। प्लीज आप अपने स्टेटमेंट को वापस लीजिए और देश की जनता के साथ रहिए। अभय जी। नीरज जी देखिए, ये सज्जन जो है इनको सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगनी चाहिए, जो भी बैठे हैं ये। इन्होंने विदेश मंत्री का स्टेटमेंट नहीं देखा। अभी आप मोबाइल उठाइए और एमईए का स्टेटमेंट पढ़िए। एमईए ने, हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर से मेरे दोस्त बात की है 17 जून को। निकालिए, खोलिए, क्या कहा है उन्होंने? उन्होंने कहा है कि चाइना ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में भारत के हिस्से में कंस्ट्रक्शन कर लिया है, जो कि विवाद का कारण है। उसके एक दिन पहले एमईए के स्पोक्सपर्सन ने ये प्रेस ब्रीफिंग की है मेरे दोस्त ऑफिशियली। उन्होंने कहा है कि यूनिलेटरली स्टेटस को चाइना ने चेंज किया है, जो विवाद का कारण है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भारत की सरकार का अधिकृत बयान है। पीएमओ का स्टेटमेंट देखिए, प्रधानमंत्री जी के बयान के बाद उन्होंने खुद ने कंट्राडिक्ट किया और प्रधानमंत्री जी के बयान में वो हिस्सा निकाल दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि ना ही वहां कोई घुसा है ना वहां मौजूद है। उसमें से एक सेक्शन उन्होंने निकाल दिया। आप वीपी मलिक को सुनिए, पूर्व स्थल सेना अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि हाँ वहां घुसा है। टेलीविजन चैनल्स को देखिए, सैटेलाइट इमेजरी से वो बता रहे। अब मैं इस डिबेट में नहीं जाना चाहता क्योंकि इनका अध्ययन नहीं है, मैंने बहुत अध्ययन उस पर किया है। दूसरी बात, एक देखिए, जफर इस्लाम साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। टीवी की डिबेट से आप ये मूल्यांकन मत कीजिए हम लोगों के व्यवहार का, लेकिन आज मैं आज मैं आग्रह करना चाहता हूं जफर इस्लाम साहब से। देखिए, एक टेक्निकल एस्पेक्ट है। आप प्रधानमंत्री जी को कहिए, बहुत अच्छी बात नीरज जी ने उठाई है कि बहुत सारे मजदूर जो इधर से उधर गए हैं जिनके राशन कार्ड उस स्थान के नहीं है, आज इस स्कीम को यूनिवर्सलाइज करते हैं प्रधानमंत्री जी। ये क्लॉज हटा दें 67% का, क्योंकि पहले जब ये योजना व्यापक रूप से पूरे भारत में थी राशन की, तब भी 20% लोग इसमें लेते नहीं थे जो अफोर्ड कर लेते थे। तो आज भी अगर इस पूरे लोगों को उसके दायरे में ले आएंगे तो ये मुसीबत जो नीरज जी कह रहे हैं वो खत्म हो जाएगी। नहीं तो वो तो को राशन, ये मैं समझा नहीं जी। हाँ, इसका जवाब ले लेते हैं ना। देखिए, आज हमने जो पॉपुलेशन का क्राइटेरिया रखा है उसके अकॉर्डिंग 10 करोड़ लोग उसमें से बाहर है। एक दूसरा, अगर कोई बिहार से अपने गांव मध्य प्रदेश में वापस आता है, उसके पास तो राशन कार्ड है नहीं, फिर वो क्या करेगा? तो पूरे देश की आबादी को वन राशन कार्ड वाली योजना नहीं चलेगी क्या? उसके पास कहीं का तो राशन कार्ड होगा ना। सुनिए, जरूरत ही नहीं उसकी। पूरे देश को आप एंटाइटल कर दीजिए, तो जो आप और मैं है वो राशन को लेने नहीं जाएंगे, हम लाइन में खड़े नहीं होंगे। 20-25% पॉपुलेशन, ये इतिहास गवाह है। पहले यूनिवर्सिटी नहीं सर, वो सिस्टमिक प्रॉब्लम हो जाएगी, सिस्टमिक प्रॉब्लम हो जाएगी, आप समझिए ना सर। अरे ये हिंदुस्तान में चलता था साहब। सुनिए सर, देखिए 60-70 के दशक में पहले तो जो बहुत कुछ था सिस्टमेटिक। हाँ, और नीरज जी ये भी बात बता दूं, ये जो इंप्रेशन बार बार बनाया जा रहा है डिबेट में कि राज्य ये व्यवस्था संभाल पाएंगे कि नहीं, तो ये बता दूं कि ये मोदी जी पहली बार नहीं कर रहे हैं। 2000 नहीं सारे राज्य इस तो सुनिए ना, इस स्कीम को लागू इंप्लीमेंट कर रहे हैं और 80 करोड़ लोगों तक ये खाद्यान्न पहले से पहुंच रहा है। हाँ, कुछ उसमें जो करप्शन है वो 5-10% हर राज्य, तो उसी की बात वो कर रहे हैं ना कि वो ठीक से पहुंचे। देखिए, अगर कोई सिस्टम नहीं होगा तो आलोक जी फिर वो दिक्कत हो जाएगा। अच्छा, बहुत सारे लोग जवाब देना चाहते हैं, मैं सबसे कहूंगा बहुत छोटे दीजिए क्योंकि एक ब्रेक भी लेना है। ब्रेक में जाने से पहले एक करके आलोक जी आप पहले 30 सेकंड, फिर यतीश जी, फिर जफर भाई, सबसे पहले लेता हूँ फटाफट। आलोक जी पहले आप। हाँ, वो आधा मिनट में कह रहा हूं। जी प्लीज। देखिए, मैं यही निवेदन कर रहा हूं कि देखिए, जो कहा गया कि सबके लिए यूनिफाइड हो, सबके लिए करने में अभी भी शिकायत है। हमारे साथ एक मित्र यहाँ बैठे हुए हैं, वो बिहार के हैं,
वो कह रहे हैं कि साहब वहाँ तो फिर भी कई बार वो हो जाता है गड़बड़, चाहे बिहार में किसी की सरकार हो। तो क्या है कि ये मुफ्त में ही बांटने लगेंगे सबके लिए तो गड़बड़ है। हाँ, आपने ध्यान दिया हो कई राज्यों में ये राशन दूसरे राज्यों में लागू हो जाए, इसका कंप्यूटराइजेशन शुरू हो चुका है जी। मैं मानता हूँ। और जफर साहब ने जो कहा, एक लाइन ठीक करना चाहता हूँ, आयुष्मान भारत में जफर साहब मिडिल क्लास नहीं आता है, बस ये ध्यान रखिएगा। वो बहुत गरीब लोगों के लिए 10 करोड़ लोगों के लिए योजना बनी है। आपने कह दिया आयुष्मान भारत से मिडिल क्लास को नहीं फायदा हुआ है। मिडिल क्लास के लिए कोई अच्छी सी बात बताएं, आप तो आर्थिक विशेषज्ञ हैं। आप जी जफर भाई, भारत से मिडिल क्लास को फायदा हो गया तो आपका पूरा गलत हो जाएगा। जी जफर भाई, बहुत बहुत संक्षेप में। देखिए मैं बताना चाहता हूँ कि आयुष्मान भारत में 50 करोड़ लोग कवर्ड है, 10 करोड़ नहीं। पहली बात तो ये कंफर्म करता हूँ। दूसरी बात, उसका दायरा और बढ़ाया जा रहा है आयुष्मान भारत का। परिवार में 10 करोड़ परिवार में 5 जोड़ा गया है। बिल्कुल। मिडिल क्लास कहाँ से आएगा? मिडिल क्लास कहाँ से आएगा? उसकी आमदनी कितनी होगी? मैं मिडिल क्लास में हूँ, आप मुझे देते हैं क्या आयुष्मान भारत? कैसी बात कर रहे हैं जफर साहब? परिवार में एक परिवार में 4-5 आदमी तब 50 करोड़ कह रहे हैं। 10 करोड़ लोगों के लिए योजना है, 10 करोड़ परिवारों के लिए। 10 करोड़ परिवार, 10 करोड़ 5 बातें बता रहे हैं करोड़ लोगों के लिए। वो अमीरों के लिए है क्या आयुष्मान भारत? और आप किसको बता रहे हैं? अमीरों के लिए आयुष्मान भारत है, मिडिल क्लास के लिए है, मेरी बात वो गरीब आदमी के लिए है सिर्फ। आप जनता को बताइए कि गरीबों के लिए है, वो आपके लिए नहीं है, वो बैंकर के लिए नहीं है, वो टीवी के मीडिया के कलाकार के लिए नहीं है। आलोक मेहता जी, मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि देखिए 10 करोड़ परिवार आपने कहा, 50 करोड़ देश की 50 करोड़ जनता के लिए है, और उसका दायरा और भी बढ़ाया जा रहा है ताकि और भी लोग जो इससे जुड़े और इसका जो है एडवांटेज ले सके, वो दायरा भी बढ़ाया जा रहा है। दूसरी बात, जो आप राशन के बारे में आलोक जी कह रहे थे, मैं मानता हूं इस बात को कि कोई भी सिस्टम को एफिशिएंट बनाने के लिए अगर कोई भी ऑपोजिशन का अच्छा सुझाव होगा, सरकार बिल्कुल उसको अच्छे से व्यू करती है कि अच्छा सुझाव है, जिससे जो इफेक्टिवनेस, देखिए जो हमारा जो एक वेलफेयर स्टेट का जो रोल होता है, उसका जो होता है कि फेयरनेस हो और इफेक्टिवनेस हो, ये दो जो है उसके जो इम्पोर्टेंट मिशन होते हैं। तो अगर उसके फेयरनेस को और इफेक्टिवनेस को अचीव करने के लिए कोई अच्छे सुझाव होंगे तो हम जरूर सुझाव को इम्प्लीमेंट करेंगे और बेहतर करेंगे। इसलिए कि यतीश जी, हमारी मंशा ये है कि गरीबों तक जो है जो राशन पहुंचे, वेलफेयर स्कीम के सवाल है। हाँ, यतीश जी, अरे जफर भाई ब्रेक भी लेना, मुझे बहुत देर हो रही, ब्रेक लेना। यतीश जी, उसके बाद 30 सेकंड मिश्रा जी। यतीश जी आप बोलिए। जफर जी कह रहे थे कि, और दुबे जी के लिए भी मैं ये बात कहना चाहता था, हाँ। कि उन्होंने कहा कि राशन मिले इंसान को, चाहे वो अपने प्रदेश में हो या बाहर हो। और ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पॉइंट सारे माइग्रेंट लेबर्स के लिए लागू होता है। 2011 में कांग्रेस सरकार ने कमेटी अपॉइंट की थी, टास्क फोर्स फॉर आईटी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पीडीएस। नंदन नीलेकनी जी ने रिपोर्ट दी थी कि ई राशन कार्ड दिया जाए, डायरेक्ट ट्रांसफर हो, या तो ऐसा या अन वो कहीं से भी लेना चाहे उसको लेने की सुविधा हो। ये ना हो कि वो ज्योग्राफिकली अपने ही राशन जगह से ले सके। जी, ये रिपोर्ट कांग्रेस सरकार ने की थी। और अगर जफर साहब आइडिया ढूंढ रहे हैं तो ये पीडीएस का रिफॉर्म है और ये बेटर तरीका है उस गरीब से गरीब परिवार के पास राशन पहुंचाने का। इससे ट्रांसपेरेंसी होगी और डिलीवरी होगी और एग्जीक्यूशन बेहतर होगी। ये सारी चीजें अवेलेबल है। वन नेशन वन राशन कार्ड, इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही क्या? नहीं, वन नेशन वन राशन कार्ड की जो प्रॉब्लम है नीरज जी, उसमें क्या है कि आप फिर भी लिमिटेड हो, आप कहाँ पे रह रहे हो। और वो जैसे आप मान लीजिए बिहार से हैं और आप रह रहे हो, गरीब परिवार से हो, और आप आ गए हो यूपी में काम करने के लिए, तो आपको राशन नहीं मिलता। इसीलिए जो नीलेकनी ने सजेस्ट किया था कि आपका राशन कार्ड इज बेसिकली मोबाइल। अभी सरकार ने पहले से चेंज कर दिया कि अगर आप नहीं, मैं यदि जी, मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। सरकार ने जो 20 लाख करोड़ के पैकेज के समय, जफर भाई एक मिनट रुकिए ना, जब उन्होंने ऐलान किया था तो इसमें स्पष्ट था, ये जो मैं समझ पाया हूं, आप हो सकता है मैं गलत सुना हूं, कि जो अगर आपके पास राशन कार्ड कहीं का भी है
तो आप उससे कहीं भी राशन ले सकते हैं। यही वन राशन कार्ड वन नेशन का मतलब है। यही तो दिक्कत आती है नीरज जी, यही तो दिक्कत आती है। जैसे ही आप अपना राशन कार्ड, बिहार का राशन कार्ड लेके यूपी के किसी पीडीएस शॉप पे आते हैं, तो ना तो आपका राशन कार्ड उसके पास होता है, ना उसका नंबर उसके पास होता है। मतलब डेटा का इशू है, वो आपको लाइन से निकाल देता है। मतलब डेटा का इशू, बेसिकली डेटा भी अपडेटेड नहीं है। बेसिकली ये है कि डेटा नहीं है। ठीक है, ठीक है सर, ब्रेक लेना है जफर भाई, ब्रेक लेना है, अभी बहुत समय है बाबा। एक छोटा सा, जो कि कौशल गांधी जी की आपस में वो हो रही थी अभय जी से, कौशल गांधी जी थोड़ा सा रिबुटल 30 सेकंड से ज्यादा मत बोलिएगा, मुझे ब्रेक लेना है। आप जो कह रहे थे मैं रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ अभय जी के लिए। मैं ब्रेक के बाद रिस्पॉन्ड करूंगा। चलिए, परफेक्ट। मैं सरकार की एक कमी बताना चाहूंगा, जो मिडिल क्लास की बात कर रहे थे। मिडिल क्लास में जो लोन हॉलीडे की बात की जा रही है, मैं ये चाहता हूं जो सरकार ने पॉलिसी अनाउंस की है कि जो लोग लोन ले रहे हैं वो लोन 0 होना चाहिए। अभी क्या बैंक कर रही है, बैंक क्या कर रहे हैं कि ये लोन को कम्युलेट करके बाद में हमसे लेंगे पैसे। तो ये मिडिल क्लास, ठीक है, ब्रेक के बाद फिर इसको और एक्सप्लेन कर लेते हैं। मुझे लगता है कि बैंकिंग को इसको क्लियर, और मैं आलोक जी का जवाब दूंगा आप जब मुझे लंबा टाइम देंगे। जी जी, ठीक है, ब्रेक 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 छोटा सा ब्रेक है। ब्रेक के बाद लौट के आते हैं तो बहुत सारे अभी ज्वलंत सवाल हैं, उस पर बातचीत करेंगे। स्वागत है एक बार फिर से आवाज अड्डा में, और हम लोग आज बातचीत कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री जी ने एक स्कीम का अनाउंसमेंट किया है, एक्सटेंशन किया है दरअसल, कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन 30 नवंबर तक कम से कम मिलता रहेगा। इसी बातचीत हो रही है। डॉक्टर मिश्रा, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू रखा था जो मैं चाहता हूँ कि वहीं से शुरुआत कर लें। आप संक्षेप में अपनी बात रखिए, बताइए क्या आप बोल रहे थे आप लोन के लिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता था कि जैसे कि अगर मान लीजिए आज लोन लिया हुआ है और सरकार ने ये कहा है कि इस कोरोना के क्राइसिस के समय में मुझे कुछ दिनों के लिए लोन, कुछ महीनों के लिए, जब तक ये क्राइसिस चल रही है तब तक मुझे लोन पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। ये बात तो बहुत सुनने में बहुत अच्छी लगती है। जब प्रैक्टिकली हम जाते हैं तो बैंक क्या कर रहे हैं, बैंक ये 6 महीने को जो लोन हॉलीडे का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी बैंक चला रही थी कि वो 6 महीने तक लोन नहीं लेगी, लेकिन ये इकट्ठा करके हमसे ही बाद में लोन लेगी। ये कहीं ना कहीं देश के मिडिल क्लास की फीलिंग के साथ धोखा है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी को इसमें इंटरवेन करके इस लोन हॉलीडे को 0 पीरियड करना चाहिए, यानी कि इस कोरोना क्राइसिस में जो भी लोन एक्यूमुलेट हो रहा है ये 0 होना चाहिए। ऐसे कैसे हो जाएगा? अरे पॉज लगे जब कोरोना की क्राइसिस, क्यों नहीं पॉज लगेगा मतलब क्या? पॉज लेने का मतलब क्या है? कि आप पॉज लेने का मतलब यह है कि आज मैं बैंक को लोन जो किस्त देता हूं वो किस्त नहीं दे करके 6 महीने बाद से शुरू करूंगा, लेकिन ये 6 महीने में जो मेरे ऊपर इंटरेस्ट लग रहा है ये इंटरेस्ट मेरे पे नहीं लगना चाहिए। मैं मूलधन देना चाहूंगा, मैं सब देना चाहूंगा, लेकिन जो इस 6 महीने के क्राइसिस के समय मेरे ऊपर इंटरेस्ट, डॉक्टर मिश्रा, उसका एक केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है जिसमें मेरे ख्याल में अगस्त में, शायद अगस्त से जुलाई में डेट नहीं, उसकी सुनवाई वहां पे है और कोर्ट ने अपना एक व्यू रखा था। बिल्कुल नहीं, इसमें तर्क है सर, इसमें तर्क सुनिए ना। अरे यही तो कह रहा हूं डॉक्टर मिश्रा, इसमें दोनों साइड के पहलू आप देखिए। जफर भाई, आपसे जवाब लूंगा। अगर आप ये कह रहे हैं कि एक आदमी से ब्याज मत लीजिए इस पीरियड का, जो आप एक तरीके से मोरेटोरियम कह सकते हैं कि आपने डिफर कर रखा है, तो क्या वही व्यक्ति एफडी पे ब्याज नहीं लेगा? आपकी जो एफडी, आप उस पर ब्याज लेंगे कि नहीं लेंगे इस पीरियड में? बैंक क्यों झेले भाई? नीरज जी, सिर्फ एफडी नहीं रहती, मतलब स्पेसिफिक परसेंट टू परसेंट नहीं हो सकती ना। मतलब फिर एफडी पे भी ब्याज सारे खत्म करने पड़ेंगे बैंक को। मैं वही कह रहा हूं कि अगर आप ये कह रहे हैं कि उस पर्टिकुलर पीरियड में आप हमसे ब्याज मत, देखिए बैंक का इसमें रोल बहुत लिमिटेड है, वो एक बिजनेस है, धंधा है उनका, पैसा देना पैसा लेना, बीच का ब्याज खाना, सिंपल बिजनेस है। ये जिम्मेदारी सरकार को आप कह सकते हैं कि आप उठाइए। विपिन जी, नीरज, मेरा नाम नीरज है जी। यही तो मैं कह रहा हूँ, ये जिम्मेदारी, हाँ नीरज जी, सॉरी नीरज जी, मैं यही तो कह रहा हूँ कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार को लेनी चाहिए। और ये मैकेनिक्स, आरबीआई क्या कहता है, सरकार क्या कहता है, एक एज कॉमन मैन, जफर भाई, सरकार लेगी क्या जिम्मेदारी? नहीं पड़ता आज। देखिए वो भी कोई बिजनेस चलाते हैं। सरकार के पास भी कोई ऐसा नहीं है कि कोई झाड़ लगा उसमें से पैसा बरसा लो। हर चीज के लिए कोई ना कोई सोच के साथ होती है। अब ये आप कह रहे हैं तो बैंकों का आपने कभी कैलकुलेट किया कि कितना बड़ा घाटा सरकार को या बैंकों को होगा? अगर सरकार को भी लेना तो सरकार के पास क्या है? नहीं, सरकार के पास क्या है? इतना
ऑप्शन है सरकार के पास लेने के लिए, इसलिए कि सरकार इस तरह के खर्चे अगर उठाने लगे तो एक आम नागरिक, गरीब आदमी को और या फिर जो आपको बाकी चीजें करनी है वो नहीं कर पाएगा। सरकार के हाथ बंधे हैं। जो कांग्रेस की सरकार ने जो सरकार छोड़ी है उस पर इतना बड़ा अभी देखिए, आप ये जान लीजिए कि जो डेट है जी, अगर आलोक भाई नीरज जी मैं जवाब देना, हाँ मैं आ रहा हूँ, एक मिनट सुन लीजिए। जो हमारे पास कमिटेड कॉस्ट है बजट का, वो कितना बड़ा कमिटेड कॉस्ट है, कितना मैनोवर करने के लिए सरकार के पास ये है। और भी अगर उठाते हैं कर्जा, अगर आप कर्जा ही उठा के करेंगे ना, इसलिए रेवेन्यू तो आप उससे ज्यादा कर नहीं पाएंगे, इसलिए कि 2 लाख 2.5 लाख करोड़ का इस पे खर्चा होगा। जी 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 अच्छा एक मिनट सर छोटे छोटे जवाब। हाँ क्या बोल रहे हैं आप मिश्रा जी, क्या बोल रहे हैं आप? बताइए जल्दी जल्दी जल्दी। ये कह रहा हूँ कि अगर सरकार अपने आप को ये कह रही है कि वो बिजनेस करते हैं, तो सर अगर यही सरकार नहीं सर, बैंक दफ्तर पे आती है, सरकार नहीं, बैंक बिजनेस करते हैं, बैंक बिजनेस करती, बिल्कुल बैंक बिजनेस करता है। तो जो डॉक्टर और हॉस्पिटल बिजनेस करते हैं, अगर वो आज के समय में बिजनेस करेंगे तो हर आदमी उनको पसंद नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये क्राइसिस का टाइम है, ये इमरजेंसी का टाइम है, सुनिए दो का टाइम नहीं है सर। दो चीजों को आप मिक्स कर रहे हैं सर, दो चीजों को आप मिक्स कर रहे हैं। आप दोनों चीजें नहीं सुनिए ना सर, दोनों चीजें प्लीज दोनों ही देखिए, डॉक्टर बहुत सम्मानीय है, हम इस बहस में उनके लिए कुछ नहीं कहना चाहते सर, प्लीज उस तरफ मत ले जाइए, वरना मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकल जाएगा जो आपको अच्छा नहीं लगेगा। प्लीज मैं इसलिए कह रहा हूं कि सर उसी कोरोना काल में, सुन लीजिए ना, उसी कोरोना काल में वही फिजिशियन दुकान बंद करके घर में बैठे थे जिनको उस समय लोगों की दवा करनी चाहिए थी। अब मेरा मुंह मत खुलवाइए सर प्लीज, इसलिए मैं उसको कंपेयर मत करिए। वो गलत है। नहीं गलत है तो क्यों नहीं खोला मेडिकल स्टोर, अपनी दुकानें क्यों नहीं खोली उन्होंने? सारे शहर की, पूरे देश की दुकानें बंद थी। जो रोज बैठ के आपसे 500 रुपए फीस लेके सर्दी जुकाम की दवा देते थे, वो अपनी दुकान बंद कर घर में बैठे हुए। मैं मानता हूं कि बहुत सम्मानीय है, सबको डर है, नहीं वो इसलिए मैं कह रहा हूं उस बहस में मत जाइए सर, वो डिफरेंट। आपने जो मूल मुद्दा उठाया उस पर रहते हैं। कह रहा हूं सर, बिजनेस का टाइम नहीं है तो सुनिए ना, बिजनेस का टाइम नहीं, मैं बिजनेस की बात करूंगा, बिजनेस की बात। अरे मिश्रा जी बिजनेस की बात सुन तो ना, अभी मेरे पास एकदम ताजा आंकड़ा है 1.5 घंटे पहले का, हमारा डेफिसिट कितना, मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। हमारी मई की रिसीट्स पता है कितनी है? 18,000 करोड़ रुपए। पिछले साल इसी समय 49,200 करोड़ थी। धंधा बंद है इसलिए रिसीट्स नहीं आ रही रेवेन्यू की, सिंपल है। हम लोग सरकार से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करने लगते हैं। ये जो 3 रुपए किलो गेहूं और 2 रुपए किलो चावल बिकता हो, जो इस समय फ्री में बट रहा है, इसका भी पैसा तो देगी ना सरकार। फ्री में सरकार आपको दे रही है, लेकिन सरकार तो उसको बियर कर रही है ना। मैंने कल 1 घंटे यहाँ पे पेट्रोल डीजल पे बहुत देर तक बहस की, और मेरा प्रिंसिपल यही था कि बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिए गए हैं। आपको पता होगा 175% टैक्स देते हैं आप पेट्रोल की कीमत का, लेकिन हम वो सवाल तब नहीं पूछते जब हमको 2 रुपए किलो चावल मिलता है। 20 रुपए किलो मिलना चाहिए ना सर, तो वो 18 रुपए का डिफरेंस सरकार लाएगी कहां से? हमको सिक्के के दोनों पहलू देखना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो बैंक वाला इशू है, अब सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए हम लोग कोई फैसला नहीं कर सकते, ना हम कोई व्यू दे सकते हैं, लेकिन इसके दोनों पहलू देखिए आप। क्या सरकार इस स्थिति में है? 13,90,000 करोड़ का मोरेटोरियम है सर। अगर सब माफ करने लगे हम तो दिवाला बैठ जाएगा। जी देखिए नीरज जी, इसमें दो पहलू हैं। देश की जनता तो सरकार से उम्मीद करेगी ही ना सर, उम्मीद करिए, लेकिन थोड़ा रीजनेबल करिए। सरकार भी तो हम ही आप है ना, हम ही आप तो सरकार हैं, सरकार कोई बाहर से थोड़ी आई है, हम ही आप सरकार है। जब आपने मेरे को ये कहा नीरज जी, आपने कहा कि मिडिल क्लास का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ कि मैंने तो पहले कहा जफर से कि टैक्स कम करिए, मेरा इनकम टैक्स कम करिए सर, वो कर नहीं रहे। वो यतीश जी कुछ कह रहे थे, यतीश जी बोलिए। 2 चीजें कहना चाहता हूँ। हाँ। देखिए नीरज जी, खासतौर से आज के डिबेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, हाँ। एक जो सरकार ये अन्न की प्रधानमंत्री अन्न योजना है, इसके अंदर एक भारी रिफॉर्म की जो जरूरत है, जिसके बारे में प्राइम मिनिस्टर ने हिंट किया, हाँ। और कहा कि 1 नेशन 1 राशन कार्ड होना चाहिए। उसमें एक ही पॉइंट होना चाहिए कि वो 1 राशन कार्ड किसी भी प्रदेश में लागू होना चाहिए। उसको करने के लिए उसको आइडिया तो यही है ना सर। सुन लीजिए जफर जी, सुन लीजिए प्लीज, सुन लीजिए। उसके 2 पहलू, एक है कि वो ई कार्ड होना चाहिए, दूसरा जरूरी नहीं है कि वो अन्न आपको सिर्फ एक पीडीएस की दुकान से ही मिले, जहां पे आपको 5 किलोमीटर की लाइन लगानी पड़े।
वो एज ए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भी हो सकता है और वो नहीं, आप किसी भी दुकान से कहीं से भी ले सकें। ये सुविधा अगर 80 करोड़ लोगों को मिलती है तो ये अपने आप में बहुत ही उपयोगी और जी अभय जी और उनसे सर होगा कि ये बहुत कम समय बचा है, छोटे जवाब लेना चाहता हूँ। पास पहुंचेगा, लीकेज नहीं होगी। जी अभय जी बहुत संक्षेप दीजिए, सर समय कम हो रहा है। जी अभय दुबे जी। हाँ देखिए, ये यतीश जी जो कह रहे हैं इस पर मेरी पार्टी में मैंने भी पार्टिसिपेट किया था उस समय। बड़ा हमारी चिंता ये थी कि अगर आपने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया तो उसका नुकसान क्या होगा। आज जैसे 26.9 करोड़ टन उत्पादन कुल अनाज का हुआ, जिसमें सरकार ने प्रिक्योर किया 7.19 करोड़ टन, मतलब 26%। अब अगर आप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करने लगे तो किसान सीधा ही बाजार के हवाले हो जाएगा। वो सरकार जो एमएसपी पर प्रिक्योर करती उससे बहुत कम कीमत में एक तो उसको बाजार में बेचना पड़ेगा, एक बात। दूसरा, जो गरीब लोग हैं जो राशन ले रहे हैं वो भी बाजार के हवाले होंगे। तो आपने तो एक निश्चित राशि उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी, लेकिन बाजार से जब वो खरीदने जाएगा तो ये सुनिश्चितता नहीं होगी कि उसको वो अनाज उसी कीमत। एक मिनट सुन लीजिए पहली बात, तो हमको ये करना चाहिए कि इसको यूनिवर्सलाइज करें। सुनिए, आपको करना चाहिए तो कोई राशन कार्ड नहीं, पूरे देश की आबादी को एंटाइटल कीजिए। विश्वास मानिए ये पहले से नहीं सर, मुझे लगता है ये भविष्य में यही है। नीरज जी आज कह रहा हूं, भविष्य के भारत में यही हो। सर अगर इतना बढ़िया समाज होगा हमारा तो अच्छी बात हो जाए, लेकिन ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल नहीं लगता। ट्रांसफर एलपीजी के केस में कामयाब हुआ है और वो इस केस में भी कामयाब हो सकता है। जो आप दाम की बात कर रहे हैं और जो आप प्रोक्योरमेंट की बात कर रहे हैं उसमें अंतर है। जो आप प्रोक्योरमेंट के आंकड़े दे रहे हैं वो व्हीट के आंकड़े हैं। आप अगर चने के आंकड़े में चले जाएं तो सिर्फ 5% से। अच्छा एक सर समय एकदम खत्म हो रहा है। देश की सारी मंडी एक मिनट है सर। यतीश जी, अभय जी, बिल्कुल समापन पे हम पहुंच गए। जफर जी आप 40 सेकंड, उसके बाद आलोक जी 40 सेकंड, बस उसके बाद शो खत्म होगा। जी देखिए, जो मंशा है कि एक वन राशन कार्ड पूरे नेशन में चलेगा, उसकी यही मंशा है कि किसी भी पीडीएस शॉप में जाइए और वहां पर आप जाके या अपना राशन कार्ड दिखा के, चाहे आप उत्तर प्रदेश के हों और बिहार में ले रहे हो या बिहार के हों आप केरला में ले रहे हो, यही मंशा है सरकार की और इसी दिशा में हम मूव कर रहे हैं। अगर उसमें कोई कठिनाइयां आती है तो उसको सरल किया जाएगा, लेकिन जो फोकस है सरकार का यही है कि किसी भी मजदूर को उसी प्रदेश में रहने के लिए जहां से उसने राशन कार्ड बनवाया है वहीं से पीडीएस, ऐसा नहीं है, यहीं से भी मिल ले सकते हैं। ऐसे इसकी कोशिश आलोक जी बिल्कुल क्लोजिंग है सर। जी नीरज जी, जहाँ तक मेरी जानकारी जहाँ तक है कुछ राज्यों में धीरे धीरे प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसीलिए ये थोड़ा फास्ट किया जाए, लेकिन मुफ्त में देने का कभी नहीं किया जाए, वरना किसानों को क्या करेंगे, भूखा मार देंगे। किसानों को तो पैसा देना होगा ना, किसानों को भी तो कहीं से सरकार देगी जो हमारे आपके टैक्स से है, इसलिए। लेकिन हाँ, राशन सब जगह मिल सके इसकी प्रक्रिया कई जगह शुरू हो गई है। जफर साहब या रामविलास पासवान से कभी आप बात कर लीजिएगा, वो बता देंगे शायद डिटेल्स कि कहाँ राज्यों में हो गया है। वो लागू जल्दी किया जाए, फास्ट, उसके लिए जैसे होता है ना मेडिकल सर्विस, उस तरह से किया जाए। जी निचोड़ देखिए ये है, बहुत सारी चर्चा हुई, इसमें बहुत सारे अच्छे सुझाव भी है जो अभय जी कह रहे हैं, उस पर भी विचार किया जा सकता है, लेकिन बहुत सारी प्रैक्टिकल समस्याएं आती हैं और हम एक आदर्श समाज की कल्पना करके नहीं चल सकते। हमको बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस लगाने पड़ेंगे। मुझे लगता है वन नेशन वन राशन कार्ड का एक बढ़िया डेटाबेस आधार का बना ही हुआ है सर, जोड़ दीजिए उससे। मुझे लगता है डेटाबेस बनाने में इतना समय क्यों लगता है जब आपके पास ऑलरेडी एक डेटाबेस है, तो उसको इम्प्लीमेंट करने का इश्यूज़ है। लेकिन फिलहाल हम लोग एक महामारी से लड़ रहे हैं और उसमें सभी का सहयोग अपेक्षित है, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे विपक्षी पार्टी हो, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जुड़ रही है, देखते रहिए CNBC आवाज़।